बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियाज नदीम और आप देख रहे हैं एडेक्स मी यूट्यूब चैनल। हमने SDEO पीरा की फ्री लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट जो है उसके लेक्चर्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट के 16 है और टेनेंसी के ग़ालिबन 8 लेक्चर्स हैं। इनकी भी प्ले लिस्ट आपको मिल सकती है अगर आप हमें व्हाट्सएप करें। आपको ये सारे लेक्चर जो हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, इनकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। और अगर आप कहीं पे फ़ीस देना चाह रहे हैं तो बराए मेहरबानी वो पैसे किसी और काम में लगाएं। जो चीज़ यहाँ पे अच्छे तरीके से हम दे रहे हैं और बगैर पैसों के दे रहे हैं उसके लिए कहीं पर फीस मत दें, ठीक है। और दो अहम चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमें हर रोज़ कोई ना कोई मैसेज आता है, बल्कि एक से ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और हमें कहा जाता है, स्टूडेंट्स ही कहते हैं ना, और उन्होंने कहीं ना कहीं से सुना होता है कि जो 9-10 एक्ट्स दे दिए हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो उन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से कुछ अहम हिस्से हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से पेपर बनता है। तो मुझे ये लॉ और ख़ासकर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से ही मैं तो लॉ का एक तालिब इल्म समझ लें मुझे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में तहसीलदार का एग्ज़ाम मैंने सबसे पहले तैयार करवाया लॉ के हवाले से, ठीक है। रेवेन्यू लॉ सारे पढ़ाए, तो उसको भी मैंने टेक्स्ट के साथ करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही सवाल आता है। इसके दो फ़ायदे होते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सिलेबस, वो जो कहते हैं 10 एक्ट्स के सिलेक्टेड पढ़ने, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप मुकम्मल जो 10 के 10 एक्ट्स हैं पहले उनका टेक्स्ट पढ़ें और साथ कंसेप्ट्स बनाएं, ठीक है। कंसेप्ट्स बनाएं। कंसेप्ट्स में ये बीच में जो है ना, मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ कनेक्ट करके बताता हूँ। वो मैं कुछ एग्जांपल भी आज आपको दे दूंगा कि कंसेप्ट किस तरह से बनता है, और टेक्स्ट आपने अच्छी तरह समझना है, ये ज़रूरी है। तो सिलेबस जितने भी एक्ट्स हैं सबका टेक्स्ट और कंसेप्ट ले लें, ठीक है। फिर आपको खुद ही पता चल जाना है कि पेपर कहाँ से बनेगा, क्योंकि ये सिलेबस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है और इसी सिलेबस, सारे के सारे सिलेबस में से पेपर आता है। अगर आप कहें ना कि वो किसी एग्जामिनेशन बोर्ड वाला हिसाब है कि तीसरे चैप्टर के साथ पाँचवा करना है और चौथे के साथ छठा करना है, तो एक क्वेश्चन इसमें से आना है, एक इसमें से हम ये स्किप कर दें, इधर से ये स्किप कर दें, ये दोनों कर लें, तो इस तरह वाला तो मामला ही नहीं है ना। और दूसरी एक और टर्म मैं अक्सर सुन रहा हूँ कि जो है ना, वो चूँकि SDEO जो है ना, इन्होंने ये वाला काम करना है, वो वाला काम करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ वो वाले पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बहुत क्लियर कट समझाना चाहता हूँ कि ये जब वन पेपर लेता है ना PPSC, तो किसी को असिस्टेंट डायरेक्टर लगाना है, किसी को जूनियर क्लर्क लगाना है, किसी को कुछ लगाना है, इवन PMS ऑफिसर का भी तो जीके का पेपर होता है ना। और इससे पहले एंटी करप्शन की बड़ी अच्छी पोस्ट उनका, फिर लोकल गवर्नमेंट में हर जगह पे ये जो जीके का पेपर लिया जाता है, तो क्या ये जीके वाली चीज़ें उनकी फील्ड से रिलेटेड हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। जो सिलेबस होता है ना उसका पेपर से ताल्लुक होता है, सिलेबस का पेपर से ताल्लुक होता है, ठीक है। ये सिलेबस का काम से या उसके फील्ड वर्क से ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। हाँ, जब सिलेबस सेट होता है तो उस वक्त ये बात देखी और सोची समझी जा सकती है। इदारे या जो भी बाइख्तियार अथॉरिटीज़ हैं जो सिलेबस सेट करती हैं, वो देख सकती हैं कि इसका काम क्या क्या होगा और इसमें हम क्या डालें। लेकिन जो उन्होंने डाल दिया है उसका फिर आपके काम से ताल्लुक नहीं है, उसका डायरेक्ट पेपर से ताल्लुक है। और वो सारे का सारा सिलेबस आपने पढ़ना है और उसका कंसेप्ट बिल्ड करना है। और कुछ जो टर्मिनल या फिर इम्पोर्टेंट समझ लें सेक्शंस होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, कोई मेजर, मिसाल के तौर पे मेजर पर्सनालिटीज़ की अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर जो अमेंडमेंट्स नई नई हुई हैं उनके ऊपर अक्सर चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो एक ऐसे समझ लें ना कि इम्पोर्टेंट कम या ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कोई चीज़ ऐसी तो है ही नहीं लॉ में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अगर आप मेथड की बात करें तो मैंने इसके अंदर ही बता दिया है कि एक तो आपने टेक्स्ट पढ़ना है सारे का सारा और कंसेप्ट बिल्ड करना है। कंसेप्ट बिल्ड करने, अब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको जब वहाँ पर टेक्स्ट आएगा पेपर में तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस शेक से या किस आर्टिकल से या किस सेक्शन से मुतल्लिका बात हो रही है।
और कंसेप्ट आपका होगा तो आप उन ऑप्शंस में से तलाश कर लेंगे। वो ऑप्शन चूँकि नॉर्मली उनका एक ऑप्शन टेक्स्ट से बनाया जाता है, बाकी उससे मिलते जुलते होते हैं, तो टेक्स्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। दूसरी बात, कंसेप्ट लेना ज़रूरी है ताकि वहाँ पर जाकर अगर कोई चीज़ इन्वर्स कर दी जाती है या किसी चीज़ को किसी और तरीके से पूछ लिया जाता है तो कंसेप्ट होगा तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं। तो मेमोराइज़ कैसे करना है, तो ये जो मेजर चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बता दिया कि पर्सनैलिटीज़ की ओथ्स वगैरह, उनकी रेजिग्नेशन, उनकी टर्म्स, असम्बलीज़ की फॉर्मेशन में नंबर ऑफ़ सीट्स वगैरह, ये ज़्यादातर है मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इनमें कंसेप्ट की बात नहीं है। तो मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ कि ये सेनेट की 96 सीटें, इनकी लॉजिक क्या है। सिंपल है कि कितनी कितनी किस किस प्रोविंस से इनको हमने जमा किया तो 96 बन गई। तो नेशनल असम्बली की जो है ना वो 336 कैसे हैं, तो 336 हैं, बस बात ख़त्म। वो किस तरह बनी है कंपोजिशन, वो आपको पता होना चाहिए। वो उसकी लॉजिक नहीं हम समझा सकते कि 336 क्यों हैं, 342 से कम हुई हैं लिहाजा 336 रह गई, सिंपल है। ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने मेमोराइज करना है, रटा मारने वाली बात। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, इनको फिंगर टिप्स पे आपने करना है। बाकी वाली चीज़ों का कंसेप्ट और टेक्स्ट दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अब वो वाला सवाल मुझे तो खैर नहीं आएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स अहम हैं। मैंने तो बता दिया कि ला का एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, बस। और अगर आप मुझसे पूछें कि पेपर कहाँ से आएगा, तो मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ कि ये चेक कर लें, जहाँ जहाँ पे ये येलो लगा हुआ ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आप कहेंगे तो आपने तो एक एक आर्टिकल में 10 जगह पे भी ये लगाया हुआ, तो भाई वो सारी इंपॉर्टेंट जगह हैं। लिहाजा वही प्रोसीजर है, वही मेथड है कि आप टेक्स्ट पढ़ें और कंसेप्ट बिल्ड करें, और वो जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको आप मेमोराइज कर लें, ठीक है। और वो जो ऑपरेशंस हैं मेजर के, किसका ओथ, किसकी टर्म, किसकी रिटायरमेंट एज वगैरह वगैरह, इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनको भी आप मेमोराइज कर लें। बाकी वाली एक और चीज़, लीगल टर्म्स को भी मेमोराइज कर लें, ठीक है। उनकी एक आपको फाइल मिली, उसमें उर्दू एक्सप्लेनेशन भी साथ दी हुई है, तो उनको भी आप देखें। अगर आपको फाइल नहीं मिली तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल वगैरह ना किया करें, बराए मेहरबानी। हमारा जो बंदा है वो मसरूफ़ रहता है, तो कोशिश किया करें व्हाट्सएप करें, थोड़ा जो है वो वेट किया करें, वो आपको चीज़ फ्राहम कर देंगे, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 दरअसल एक तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इस पे इससे मुतल्लिका है, और दूसरा है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये दो चीज़ें आज हमने इसमें पढ़नी है लेक्चर नंबर 11 में। एक तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और दूसरा है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। तो देख लेते हैं इनका क्या क्या काम है और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन इनके मेंबर होते हैं और इनका काम क्या है, किस किस्म के मामलात को ये दोनों जो काउंसिल्स हैं ये निपटाती हैं। आर्टिकल नंबर 152 जो है ना, ये 2003 में ओमिट हुआ, 2002 में ऐड किया गया था, ठीक है। ये CEOs लिखा हुआ है ना, तो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त थे, तो उन्होंने ऐड किया और बाद में उनके होते हुए ये ख़त्म हो गया। 153 क्या है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। एक कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल होगी इन दिस चैप्टर। इसमें रेफर टू एज द काउंसिल टू बी अपॉइंटेड, इसमें हम उसको हम काउंसिल के तौर पे देखेंगे। उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर होंगे एक, द चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंसेस, 4 ये हो गए, 3 members फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, 3 मेंबर ये हो गए, ठीक है। और ये कितने हो गए टोटल, 8 मेंबर हो गए, ठीक है। ये तो 8 मेंबर होते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के। द काउंसिल शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू मजलिस शूरा, ये मजलिस शूरा को जवाबदेह है अपने मामलात में, एंड शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू बोथ हाउसेज, तो ये अपर एंड लोअर हाउस में अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देती है एनुअल, ठीक है। 154 आर्टिकल है फंक्शंस एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कैसे काम करना है इन्होंने, फंक्शंस क्या है। द काउंसिल शैल फॉर्मुलेट एंड रेगुलेट पॉलिसीज इन रिलेशन टू मैटर्स इन पार्ट 2 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, तो ये एक पूरा शेड्यूल हम आपको पढ़ाएंगे, उसके अंदर जो है मुकम्मल तौर पे वो सारी लिस्ट है उन चीज़ों की जिनके ऊपर वफाकी हुकूमत का इख्तियार होता है, ठीक है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट उसको कहते हैं।
तो उसका जो पार्ट 2 है उस हवाले से जो है फार्मूलेट करनी है पॉलिसीज़ वगैरह और रेगुलेट, ठीक है। एंड शैल एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, और उस उन चीज़ों से मुतल्लिका उन इदारों को भी इन्होंने देखना है। नेक्स्ट है द काउंसिल शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 30 डेज, प्राइम मिनिस्टर के ओथ के 30 डेज के अंदर। अब ये मैंने कहा था कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट विद इन कितने डेज जो है वो बन जाती है 30, ठीक है। बस क्वेश्चन है, मैं मिसालें दूंगा 2-3 ताकि आपको आइडिया हो सके कि सवाल किस तरह बनते हैं। द काउंसिल शेल हैव परमानेंट सेक्रेटेरिएट एंड शेल मीट एट लीस्ट वंस इन 90 डेज, तो 90 डेज में कम से कम एक इजलास इनका होता है। और उसके बाद है प्रोवाइडेड द प्राइम मिनिस्टर में कन्वीन, इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो इनकी मीटिंग बुला सकते हैं, हेड है ना वो, चेयरमैन है। नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ कॉमन ऑफ द काउंसिल शेल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी, तो अगर 8 मेंबर हैं तो 5 जो कहेंगे वो होगा, ठीक है, मेजॉरिटी के लिहाज से। अनटिल मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट मेक्स प्रोविजन बाय लॉ इन दिस बिहाफ, द काउंसिल मे मेक इट्स रूल ऑफ प्रोसीजर, अनटिल के मजलिस शुरा कोई डायरेक्शंस दे दे, अदरवाइज ये अपने रूल्स खुद बनाएंगे। मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रेजोल्यूशन इशू डायरेक्शंस, तो अगर इनको कोई डायरेक्शन देनी है तो जॉइंट सिटिंग में मजलिस शुरा जो है वो डायरेक्शन दे सकती है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को। 7 है इसकी क्लास के, इफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है ये इन काउंसिल की डिसीजन से, तो वो रेफ़र कर सकते हैं मैटर मजलिस शूरा को इन जॉइंट सिटिंग, जिनका ये जॉइंट सिटिंग में जब आ गया तो पार्लियामेंट का फैसला फिर आखिरी फैसला होगा। 55 आर्टिकल है कंप्लेंट्स एज टू इंटरफेयर विद वाटर सप्लाईज, ठीक है। अभी जब ये कैनाल की बात हो रही थी, ये सिंध के साथ पंजाब के दरमियान पानी की तकसीम के ऊपर एक कैनाल का मामला था और वो रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस होता था, तो उसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अक्सर बात होती थी क्योंकि ये पानी के मामलात को ये काउंसिल देखती है। इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रोविंस द फेडरल कैपिटल और एनी ऑफ द इनहेबिटेंट्स देयर ऑफ, अगर किसी को भी पानी यानी कोई गवर्नमेंट है या कोई इनहेबिटेंट है इन वाटर फ्रॉम एनी नेचुरल रिसोर्स ऑफ सप्लाई या रेजरवायर से हैव बीन आर लाइकली टू बी अफेक्टेड, किसी का हिस्सा मुतासर हो रहा है और उस हिस्से के मुतासर होने में कौन कौन से फैक्टर मौजूद हों तो इनको मामला आएगा। ये है कि अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो इनका कॉमन ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से तो शिकायत नहीं ना हो सकती। ये 2 मामला लिखे हुए, एक तो एग्जेक्टिव या फिर लेजिस्लेटिव जो स्टेप्स लिए गए हैं उनसे कोई नुकसान हुआ है तो इनको एप्लीकेशन हो सकती है, या फिर द फेलियर ऑफ एनी अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी ने कोई काम करना था नहीं किया तो उस हवाले से भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को एप्लीकेशन दी जा सकती है। ये सारे लोग यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी जो इनहेबिटेंट, एनी ऑफ द इनहेबिटेंट्स देयर ऑफ, या फिर इन जगहों में रहने वाले कोई बंदा भी जो है एप्लीकेशन को दे सकता है। द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसर्न मे मेक कंप्लेंट इन राइटिंग टू द काउंसिल, ठीक है, तो जहाँ का मामला होगा वो एप्लीकेशन देंगे। Upon receiving such complaint, the council shall, after having considered the matter, either give its decision, या तो वो डिसीजन देंगे या फिर वो प्रेसिडेंट साहब को जो है रिक्वेस्ट करेंगे टू अपॉइंट अ कमीशन, या फिर कमीशन बना दें, ठीक है जी। हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो लोग उन लोगों का कमीशन बना दें जो उनसे अच्छा फैसला कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो इरिगेशन को या इंजीनियरिंग को जानने वाले लोग तो नहीं है ना इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, तो वो फिर अगर कोई टेक्निकल मैटर है तो वो कहेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो कोई कमीशन बना दें। Until Majlis Shura makes provision by law in this behalf, the provision of the Pakistan Commission of Inquiry Act, तो अगर तो मजलिस शुरा कोई कवानीन बना देती तो ठीक है, नहीं तो फिर 1956 वाले जो इंक्वायरी एक्ट है उसके मुताबिक ही मामला डील होंगे, ठीक है। और एक और बात बता दी है
इफ द काउंसिल और द कमीशन वर a commission appointed under that act, अगर इसके मुताबिक कमीशन लगाया गया है, all the provisions of section 5 thereof applied and upon which अच्छा ये फेयर ट्रायल वाली बात, ठीक है, तो ये वो तमाम जो हकूक होते हैं किसी शहरी को वो इसके अंदर देखे जाएंगे, ठीक है। नंबर 4 है आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट एंड सप्लीमेंट्री रिपोर्ट्स इफ एनी ऑफ द कमीशन द काउंसिल शैल रिकॉर्ड, तो काउंसिल ये जो कमीशन बना इनकी रिपोर्ट आ गई तो काउंसिल ने जो है वो फैसला कर दिया, ठीक है। उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग एनी लॉ टू द कॉन्ट्ररी बट subject to the provisions of clause 5 of article 154 it shall be the duty of the federal government and provincial government concerned in the matter in issue to give effect। देखें जो भी मामला बना है, जिस भी तरह से डिसीजन हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से उसका इफ़ेक्ट, ठीक है, उस डिसीजन का इफ़ेक्ट of the council faithfully according to its terms and tenor। जिस लिहाज से डिसीजन आया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुतलका हुकूमत करवाएगी। नो प्रोसीडिंग शेल लाई बिफोर एनी कोर्ट, कोई मामला जो यहाँ पे डिसाइड हो गया है वो किसी और कोर्ट में नहीं जा सकता है। 156 क्या है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को हम पढ़ लेते हैं। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमिक से ही पता चल जाता है कि ये इकोनॉमिक से मुतलका मईशत से मुतलका जो है वो फैसले करेगी। The president shall constitute a national economic council with which shall consist of prime minister होंगे चेयरमैन, the chief ministers of and one member from each province। तो ये फिर 4 जमा 4 हो गए, ये लोग हो गए, एक एक चीफ मिनिस्टर और एक एक इनका जो है वो मिनिस्टर साथ ले गए मेंबर। उसके बाद 4 अदर मेंबर्स एज द प्राइम मिनिस्टर मे नॉमिनेट, 4 और जो प्राइम मिनिस्टर साहब नॉमिनेट करेंगे। द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शैल रिव्यू, ये काम देखें ज़रा, द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शैल रिव्यू द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड शैल फॉर एडवाइजिंग द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इन्होंने जो है फार्मूलेट करके देने हैं प्लान वगैरह और फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड सोशल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनमें इन्होंने मदद करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल शैल बी समन्ड बाय द चेयरमैन ऑन, एक तो यह है कि चेयरमैन साहब बुला सकते हैं या फिर रिक्विजिशन भी हो सकती है 1/2 ऑफ द मेंबर, यानी इस काउंसिल के आधे लोग अगर कहें कि मीटिंग होनी चाहिए तो हो जाएगी। द काउंसिल शैल मीट एट लीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार कम अज कम, ठीक है, मिलेंगे ये लोग। एंड द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी, वो तो कम अज कम जो है ना हाफ लोग मौजूद होने चाहिए। द काउंसिल शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द मजलिस शूरा, बिल्कुल उसी तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरह ये भी मजलिस शूरा को रिस्पॉन्सिबल हैं और सालाना रिपोर्ट ये भी दोनों हाउसेज में जो हमारे वफाकी हाउसेज हैं यानी नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में ये पेश करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का मैटर देख लेते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट मे इन एनी प्रोविंस construct or cause to be constructed hydroelectric or thermal power installations or grid station for generation of electricity and lay or cause to be laid inter-provincial transmission lines। तो फेडरल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, किसी भी सूबे में वो हाइड्रो या थर्मल प्रोजेक्ट लगा सकती है, उसकी इंस्टॉलेशन और बाकी ट्रांसमिशन लाइन का भी काम या वो करेगी या करवाएगी, ठीक है। ले आर काज टू बी लेड, करना या फिर करवाना, ठीक है। ये देख लें, प्रोवाइडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट प्रायर टू टेकिंग अ डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट आर टू काज टू बी कंस्ट्रक्टेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक, जिस सूबे में वो काम करना है ना उस सूबे की गवर्नमेंट से जो है वो कंसल्ट करना ज़रूरी है। देखें ये कंसल्ट है, ठीक है, कंसेंट नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस में, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या, टू द एक्सटेंट
इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू दैट प्रोविंस, जितनी वो बिजली आ रही है फ्रॉम नेशनल ग्रिड, तो उसके लिए रिक्वायर्ड टू बी मेड इन बल्क फॉर ट्रांसमिशन, तो ये जिम्मेदारी है, ठीक है, उसको रिक्वायर करे, सप्लाई टू बी मेड इन बल्क फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द प्रोविंस, ठीक है, वो ये काम इन्होंने करना। लेवी भी लगा सकते हैं, टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन द प्रोविंस, इसके ऊपर टैक्स की टाइप है। कंस्ट्रक्ट पावर हाउसेज एंड ग्रिड स्टेशन, ये भी काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है। डिटर्मिन द टैरिफ, ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन द प्रोविंस, तो इसके अंदर अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर खर्चा आ रहा है उसका कोई टैरिफ वगैरह भी लग सकता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर अंडर दिस आर्टिकल, पता नहीं चल रहा है ये मामला किसके इख्तियारात में है, ठीक है, तो फिर ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वाली बात ख़त्म हो गई, अब हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे दोबारा बात करने लगे हैं, तो उनके पास जाएगा इसको देखने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 158 है, द प्रोविंस इन विच अ वेल हेड ऑफ नेचुरल गैस का कुआं है इज सिचुएटेड, तो फिर शेल हैव प्रेसिडेंस ओवर अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो उस कुएं पर बाकी सबका भी हक समझ लें, ठीक है, इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम दैट वेल हेड, तो सब्जेक्ट टू द कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज ऑन द कमेंसिंग डे। तो देखें बलूचिस्तान से गैस लेने के लिए तो पूरे पाकिस्तान को मिल रही है, ये वो वाली बात है। 59 है 159, द फेडरल गवर्नमेंट शैल नॉट अनरीजनेबली रिफ्यूज टू इंट्रस्ट टू अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट such functions with respect to broadcasting and telecasting as may be necessary to enable that government, उस गवर्नमेंट के लिए ये टेलीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग में जो भी चीज़ ज़रूरी है उस पर जो फेडरल गवर्नमेंट है अनरीजनेबली रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। परमिशन तो ऊपर से ही लेनी है, लेकिन वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, वो इजाज़त देगी। किन किन चीज़ों की इजाज़त होगी? टू कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ ट्रांसमीटर्स इन द प्रोविंस, to regulate and impose fees in respect of the construction and use of transmitters and the use of receiving apparatus in the province, इन चीज़ों की फीस कोई लग सकती है। Any functions so entrusted to a provincial government shall be exercised subject to such conditions as may be imposed by the federal government, जो भी मामला सौंपा जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो कंडीशन जो फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी उस के लिहाज से होगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन में कुछ भी लिखा है लेकिन कंडीशन फिर भी लग सकती है। एनी कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, यानी पैसे वगैरह कौन से कहाँ पे खर्च होने हैं फेडरल गवर्नमेंट कह सकती है, लेकिन इसमें यह है कि बट इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट वगैरह की जो अथॉरिटी होती है उसको रेगुलेट करने वाली जो कंडीशन है वो नहीं लगा सकती, ठीक है। एनी फेडरल लॉ विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग शेल बी सच एज टू सिक्योर दैट इफेक्ट कैन बी गिवन टू द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ, कोई भी जो फेडरल लॉ है वो ब्रॉडकास्टिंग से या टेलीकास्टिंग से मुतल्लिका हो, उसमें ये जो यहाँ पे बातें हो रही हैं इनको उसमें सिक्योर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एनी कंडीशन इम्पोज्ड ऑन एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर लॉफुली इम्पोज्ड और वेदर एनी रिफ्यूज़ल बाय फेडरल गवर्नमेंट टू इंटरेस्ट, या तो ये देखना हो कि ये जो कंडीशन लगी है ये कानूनी तौर पर ठीक है या नहीं, या फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई मामला जो है वो अलाउ नहीं कर रही प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो फिर क्वेश्चन कहाँ पे जाएगा? ये क्वेश्चन डिटरमिन होगा बाय द आर्बिट्रेटर, बाय एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्बिट्रेटर नॉमिनेट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं कि जी इनका मामला जो है वो निपटाया जाए। नेक्स्ट है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल बी कंस्ट्रूड एज रिस्ट्रिक्टिंग द पावर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट को कहीं पे एम्पावर किया है, कहीं पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सिक्योर किया हुआ है, लेकिन इस आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा है उसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा रिस्ट्रिक्टिंग द पावर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आइन में रहते हुए फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको कहीं पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता।
फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ एनी ग्रेव menace टू द पीस और ट्रंक्विलिटी, यानी पाकिस्तान के लिए कोई संगीन किस्म का अगर अमन से मुतल्लिक़ ख़तरा है या अमन को ख़तरा लाहक है, तो उसमें जो इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट को हैं उनको किसी तौर पर भी हम नहीं छीन सकते। तो ये है जी हमारा पार्ट 11। नेक्स्ट हम पार्ट 12 में देखते हैं।